हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने करंट अफेयर्स प्रीलिम्स 2022 नाम सीरीज़ की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारा जनवरी का पार्ट 1 आ चुका है। हमने अपने उस पार्ट 1 में 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को कवर किया था, जो कि प्रीलिम्स 2022 और 2023 की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। आज हम अपने उसी पार्ट में आगे बढ़ते हुए दूसरा पार्ट 16 जनवरी 2021 से लेके 31 जनवरी तक के आर्टिकल को कवर करेंगे। अर्थात हमारे इन दो पार्ट में जनवरी 2021 के सारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के आर्टिकल कवर हो जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि हमारी दो सीरीज चल रही करंट अफेयर्स की, एक तो हमारी मंथली वाइज यानी कि जिनको हम 2 पार्ट में कवर करते हैं, और दूसरी हमारी वीकली वाइज जिनको हम जनवरी 2022 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो अभी आप जनवरी का इसको कवर करें, फिर हम आगे जब वो आएगा वीडियो उसमें हम आपको बता देंगे। तो देखते हैं कि आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो कौन सा है। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है धन विधेयक के बारे में। ऑलरेडी जब हमने आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ाया था और इंडियन पॉलिटी में जब हमने आपको संसद का टॉपिक पढ़ाया था, तो वहाँ पे हमने आपको वित्त विधेयक के बारे में और धन विधेयक के बारे में काफ़ी डिटेल में कवर करा दिया था। लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिनको आपको की पॉइंट के रूप में याद रखना ही चाहिए। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक देवी जी ने हमसे धन विधेयक के बारे में क्वेश्चन पूछ दिया था। फिर हमने उनसे कहा कि आप एक काम करिए कि पॉलिटी की बुक को फिर से उठाइए और वहाँ से देखिए। कारण होता है कि कई बार हम की पॉइंट नहीं देख पाते, तो इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाता है, और यहाँ पर हम आपको की पॉइंट ही बताएंगे। ठीक, तो धन विधेयक का मतलब क्या है कि लोकसभा अध्यक्ष का जो फैसला होता है वो अंतिम होता है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसके बारे में जो अथॉरिटी है या कहें जिसके पास जो राइट है वो लोकसभा के अध्यक्ष के पास है। आपको यहाँ पे दे सकता है कि राज्यसभा के सभापति व लोकसभा अध्यक्ष दोनों के पास है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात है कि क्या धन विधेयक के संदर्भ में संयुक्त बैठक का प्रोविजन है? तो नहीं। संयुक्त बैठक वास्तव में कब बुलाई जाती है? जब कोई साधारण विधेयक, ठीक है, पास नहीं होता है, या कहें कि अमेंडमेंट को लेकर कुछ विवाद रहते हैं लोकसभा और राज्यसभा के मध्य, तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को आहूत करता है। ठीक है, उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, तो उसी से संबंधित है। बट धन विधेयक के संदर्भ में संयुक्त बैठक का प्रोविजन नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में भेज दिया जाता है, उसकी अनुमति मिल जाती है तो ठीक बात है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि राष्ट्रपति इसे अस्वीकार नहीं कर सकता या यहाँ तक कि संशोधन भी नहीं कर सकता। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर धन विधेयक को लोकसभा ने पारित कर दिया और राज्यसभा ने उस पर अपनी सहमति दे दी या नहीं दी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लोकसभा उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजेगी, और राष्ट्रपति के पास जब वो विधेयक जाएगा तो राष्ट्रपति अन्य विधेयकों के समान, जैसे साधारण विधेयक होते हैं तो उनको वो रोक सकता है और फिर से कह सकता है कि आप अमेंडमेंट करके भेज दीजिए, तो ऐसा इसमें नहीं कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक कि अमेंडमेंट भी नहीं कर सकता। स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, लेकिन पुनर्विचार हेतु तो नहीं भेज सकता। स्वीकार या अस्वीकार का मतलब यहाँ पे ये लिया जाता है कि मान लो भेज दिया, कुछ दिनों के लिए अपने पास रखे रहा, ये लेकिन नहीं कहेगा कि हम पुनर्विचार के लिए फिर से भेजते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब बात आती है कि जो धन विधेयक है वो वित्त विधेयक से कैसे डिफरेंट है। जैसे आप हमेशा ये ध्यान रखना, इंग्लिश में बोलते हैं मनी बिल और फाइनेंस बिल, ये दोनों डिफरेंस होते हैं। ठीक है, तो वित्त विधेयक के बारे में कहा जाता है कि केवल ये 2 मामलों में अलग नहीं है, अर्थात ये 2 मामलों में धन विधेयक के समान होता है, बाकी इसमें प्रोविजन अलग हो जाते हैं एक साधारण विधेयक की तरह। जैसे वित्त विधेयक को भी केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है जैसे धन विधेयक को, और वित्त विधेयक में भी राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है, अर्थात राष्ट्रपति इसमें भी अपनी स्वीकृति देता है। इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि संयुक्त बैठक का इसमें प्रोविजन हो जाता है, जबकि धन विधेयक में संयुक्त बैठक का प्रोविजन नहीं है। दूसरी बात, इसमें लोकसभा अध्यक्ष के प्रमाणन की आवश्यकता नहीं होती, जबकि धन विधेयक में होती है। इसमें पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति लौटा सकता है और संशोधित भी किया जा सकता है। आपसे हो सकता है कि क्वेश्चन धन विधेयक और वित्त विधेयक के मध्य डिफरेंस को दे दे, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। केवल वित्त विधेयक 2 मामलों में
धन विधेयक के समान होता है, बाकी हर मामले में उससे वो डिफरेंस होता है। 2 मामले कौन कौन से? लोकसभा में पेश किया जा सकता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। ठीक, अगला है हमारा राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। आपको जब हमने राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ाया था इंडियन पॉलिटी में, तो वहाँ पे हमने उसकी क्षमादान शक्ति के बारे में आपको बताया था। यहाँ तक कि हमने उसको राज्यपाल से अंतर करते हुए भी पढ़ाया था, तो आपने वहाँ पे पढ़ लिया होगा। यहाँ पे बस एक की पॉइंट याद रखना कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है वो पूरी तरह से स्वविवेकी नहीं है, अर्थात वो मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना नहीं कर सकता है। अर्थात वो मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना मंत्रिमंडल का उसमें परामर्श आवश्यक होता है। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे नहीं ध्यान रखना है। फिर बात आती है सुभाष चंद्र बोस के बारे में। ऑलरेडी आपने जब मॉडर्न इंडिया पढ़ा होगा तो त्रिपुरी संकट से लगा के फॉरवर्ड ब्लॉक, यहाँ तक कि आज़ाद हिंद फौज के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। बट यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट पढ़ते हैं। 1919 में सिविल सेवा इन्होंने पास की, जिसको उस समय ICS बोलते थे। विवेकानंद को ये अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था, विवेकानंद को आध्यात्मिक गुरु मानते हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में बताना कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे। ठीक है, आध्यात्मिक गुरु तो मैंने यहाँ पे बता दिया, राजनीतिक गुरु चलो ये भी मैंने बता दिया, चित्तरंजन दास यानी कि CR दास। ठीक, नेहरू रिपोर्ट का इन्होंने विरोध किया था। आपको पता होना चाहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इन दोनों ने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया था। अब आप कमेंट बॉक्स में बताना कि नेहरू रिपोर्ट का विरोध करने के लिए इन दोनों ने मिलकर किस ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया था। मैंने क्वेश्चन MCQ में पूछा है। ठीक है, चलिए अगला आता है गांधी इरविन समझौते का इन्होंने विरोध किया था। जो गांधी इरविन समझौता हुआ था महात्मा गांधी के मध्य और लॉर्ड इरविन के मध्य। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने। त्रिपुरी संकट का संबंध 1939 से है। त्रिपुरी संकट वास्तव में क्या था कि इसमें महात्मा गांधी जी चाहते थे कि उनके प्रतिनिधि पट्टाभी सीतारमैया को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए, जबकि उस बार भी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बन गए थे। और उन्होंने फिर ये सोचा कि अब गांधी जी की बात है, तो इसीलिए उन्होंने आगे चलकर उसी की अध्यक्षता छोड़ दी थी। हालांकि पट्टाभी सीतारमैया भी नहीं बने थे, बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, तो इसी को त्रिपुरी संकट बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्न में से किसने की थी, तो आप बताएंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली थी और INA के सर्वोच्च सेनापति बने थे। आज़ाद हिंद फौज का सबसे पहला कॉन्सेप्ट मोहन सिंह के मन में आया था। इसको क्रिएट किया था रास बिहारी बोस ने और इसके प्रथम सेनापति बने थे INA के कौन? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, जिसे आप आज़ाद हिंद फौज के नाम से आगे जानते हैं। असीम पोर्टल क्या है? नाम से ही समझ में आएगा कि आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग, यानी कि उन लोगों के बारे में जो स्किल प्राप्त मजदूर हैं, ठीक है, उनको एक तरीके से रोजगार देना। तो बस इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। विनिवेश का क्या मतलब होता है? कई बार आप पढ़ते होंगे कि सरकार विनिवेश कर रही है। विनिवेश का मतलब होता है कि सरकार द्वारा संपत्तियों की बिक्री या परिशोधन करने की प्रक्रिया। मतलब कि जैसे सरकार, रेलवे जो है वो सरकार के अंतर्गत आती है। अब सरकार ने कहा कि हम रेलवे में विनिवेश करेंगे, तो हो सकता है कि रेलवे का संचालन सरकारी हाथों से हटा के निजी क्षेत्रों में सौंपने की कोशिश कर रही हो या उसे और मॉडिफाई करना चाहती हो। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। NBFC के बारे में क्या है? ऑलरेडी जिन बच्चों ने इकोनॉमी की क्लास हमसे की थी उनको हमने NBFC के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया था, बट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो यहाँ पे आपको पढ़ने हैं। जैसा ये एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ होती हैं जो कि कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत रजिस्टर्ड होती हैं, पंजीकृत होती हैं। आप पढ़ते होंगे ना कि 1934 बैंकिंग अधिनियम से रिलेटेड है, तो उसी तरीके से 1956। इम्पॉर्टेंट बात क्या है? इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जमा नहीं स्वीकार करते, भुगतान एवं निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं बनते। अर्थात जैसे नॉर्मल बैंक होती है कि आप कुछ पैसा जमा करने जाते हैं तो जमा कर लेती है, आपको पे भी करती, बट इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये स्वयं चेक नहीं जारी करते। जमाकर्ताओं को जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम की जमा बीमा असुविधा उपलब्ध नहीं है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें जमा वाला कोई भी प्रोविजन नहीं है। ठीक है, तो इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। अब बात आती है ग्रीन बॉन्ड के बारे में। नाम से ही समझ में आ रहा है ग्रीन, ठीक है।
ग्रीन हो, लैक्टो हो, या फिर बायो हो, या फिर फाइटो हो, इनका मतलब समझ लो। जब भी ग्रीन वर्ड आएगा तो ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगा, लैक्टो जब भी वर्ड आएगा ये मिल्क से रिलेटेड होगा, बायो जब भी वर्ड आएगा ये किसी जीव से संबंधित होगा, और फाइटो जब भी वर्ड आएगा वो पादप या पौधों से संबंधित होगा। और एक और वर्ड आता है ब्लू, इसका संबंध हमेशा महासागर से होगा। ये कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके बारे में अगर बेसिक पता होगा तो आगे का ऑटोमेटिक आप गेस कर सकते हैं या थिंक कर सकते हैं। अब सोचो एनवायरनमेंट से संबंधित है ग्रीन, और बॉन्ड आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि बॉन्ड और बिल क्या होता है। बॉन्ड वो होता है जो 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए जारी किया जाता है, इसको गवर्नमेंट जारी करती है। तो आप समझ सकते हो एक तरीके का ऋण पत्र है ग्रीन बॉन्ड, ठीक है। अब बस किससे संबंधित होगा, एनवायरनमेंट से। तो ये मुख्यतः नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, स्थायी जल प्रबंधन आदि से संबंधित होता है। बस इतनी बातें आपको बेसिक याद रखनी है। अब बॉन्ड को रेगुलेट कौन करेगा, सेबी करेगी, ये तो आपको पता ही है सिक्योरिटी से रिलेटेड। वीटो शक्ति के बारे में ऑलरेडी आपने जब राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे कई सारी चीज़ें पढ़ी थी कि पॉकेट वीटो क्या होता है, आत्यांतिक वीटो क्या होता है, तो वही है यहाँ पे वीटो शक्ति। संविधान संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं होती। अर्थात जब हम संविधान संशोधन आपको पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी। हमने ये भी बताया था कि संविधान संशोधन विधेयक को कोई भी ला सकता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है ना, बिल्कुल वही चीज़ है यहाँ पे। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आता है अगला आर्टिकल, दोहा समझौता। सिर्फ आपसे सिंपल से पूछेगा, हाल ही में चर्चा में रहा दोहा समझौता या दोहा पैक्ट का संबंध किससे है, इजराइल व पैलेस्टीन के मध्य, यूएसए व तालिबान के मध्य। तो आप बोलेंगे यूएसए व तालिबान के मध्य, ठीक है। दुकम पोर्ट, दुकम बंदरगाह, ये कहाँ है, ओमान का बंदरगाह है अरब सागर में। आप जब भी ये पेनिनसुला देखेंगे अरब वालों का तो यहाँ पे आपको ओमान मिलेगा और यहाँ पे आपको यमन मिलेगा, तो इस जगह पे आपको मिलेगा दुकम पोर्ट, ठीक है। अब अपने मैप में चेक कीजिएगा। फिर बात आती है G7 के बारे में। इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना, क्या इंडिया इसका मेंबर है या नहीं, ठीक है। तो ये एक अंतर सरकारी संगठन है, अर्थात इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब क्या हुआ कि इस 7 में जो 7 मेंबर होंगे वो 7 देश होंगे, ना कि कोई प्राइवेट बॉडी, ठीक है। 1975 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसका कोई औपचारिक कॉन्स्टिट्यूशन एवं स्थायी मुख्यालय नहीं है, अर्थात कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है। तो जो भी व्यक्ति इसकी अध्यक्षता करता है वही हेडक्वार्टर बन जाता है, ठीक है। इसके निर्णय गैर बाध्यकारी होते हैं, अर्थात जो भी डिसीजन इसमें लिए जाते हैं वो किसी के ऊपर बाइंडिंग नहीं करते कि नहीं आपको मानना ही मानना है, मानो या ना मानो, ठीक है। कौन कौन से इसमें कंट्री मेंबर हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि G20 पे जब पूछ सकता है तो G7 तो नॉर्मल सी बात है। इतना बस याद रखना कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है। फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम। कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि यूके अलग चीज़ है क्या, ब्रिटेन अलग चीज़ है। देखो, यूनाइटेड किंगडम एक बड़ा वर्ड है, इसमें ग्रेट ब्रिटेन आता है, आपका स्कॉटलैंड आता है, वेल्स आता है, ठीक है। इन सबको मिला के बनता है यूनाइटेड किंगडम, ठीक। जापान है, यूएसए है एंड कनाडा है, इतने इसके मेंबर हैं 7। भारत, चाइना, रसिया इसका मेंबर नहीं है। इंपॉर्टेंट बात है रसिया, क्योंकि जब रसिया था तो इसको G8 बोलते थे, रसिया हट गया तो इसको G7 बोलते हैं। सिस्टर सिटी समझौता किससे संबंधित है, ये भारत और नेपाल के मध्य है। क्या करेगा, 3 सिटीज़ जो नेपाल की हैं, 3 सिटीज़ जो भारत की हैं, उनको एक साथ लिंक करेगा। जैसे काठमांडू को वाराणसी से, लुम्बिनी को बोधगया से, जनकपुर को अयोध्या से। आपको पता है सीता माता जनकपुर की थी, यानी कि नेपाल की राजा जनक की। लुम्बिनी महात्मा बुद्ध से संबंधित, बोधगया भी, ठीक है। काठमांडू, ठीक है, नेपाल में शिव का मंदिर, और वाराणसी काशी विश्वनाथ, ठीक है। ऐसे यहाँ पे रिलेट किया गया। इंपॉर्टेंट है कि भारत नेपाल किन किन इंटरनेशनल या नेशनल या रीजनल बॉडी के में प्रतिनिधित्व देते हैं, अर्थात मेंबर हैं। जैसे भारत और नेपाल BBIN में हैं, यानी कि बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल का जो मध्य ऑर्गेनाइजेशन है। बिम्स्टेक में है, बिम्स्टेक में आपको पता है कि टोटल 7 मेंबर हैं। 5 जो मेंबर हैं वो हमारे साउथ एशिया से हैं और 2 जो मेंबर हैं वो साउथ ईस्ट एशिया से हैं। नैम यानी कि नॉन अलायंस मूवमेंट एंड सार्क, ठीक है। ब्रिक्स का सदस्य नेपाल नहीं है, ये बात याद रखना। ब्रिक्स में ऑलरेडी आप समझ सकते हो ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है एंड साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका लास्ट में ऐड हुआ था। अब बात आती है शैडो उद्यमी के बारे में। शैडो उद्यमी हम बताएं, इससे पहले एग्जाम्पल आपको दे देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। शैडो का मतलब होता है छाया, ठीक है।
छाया का मतलब होता है न दिखना एक तरीके का, ठीक है। हमें नहीं पता होता कि हमारी छाया कहाँ बन रही है। तो शैडो डमी का मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति, शैडो का मतलब आप समझो कि वो व्यक्ति जो अपना व्यवसाय या कहें व्यापार करता तो है और उसका व्यापार काफ़ी वैध है, यानी कि गवर्नमेंट से उसको लेजिटिमेसी प्राप्त है और वो सही वस्तुओं को बेचता है, लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देता है, यानी कि टैक्स की चोरी करता है, तो उसको हम बोलते हैं शैडो उद्यमी। अर्थात वो इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट से बचाकर वस्तुओं की खरीद फरोख्त होती है, वो कहलाती है शैडो इकोनॉमी, ठीक है। और जो व्यक्ति इस इकोनॉमी को प्रमोट करता है उसको कहते हैं शैडो उद्यमी, यानी कि व्यापारी। बस वही बात है यहाँ पे। ऐसे व्यक्ति को कहा गया है जो किसी व्यवसाय का प्रबंधन करता है तथा वैध वस्तुएं, यानी कि अवैध नहीं, मतलब खाने पीने की वस्तुएं बेच रहा होगा लेकिन टैक्स नहीं देगा, ठीक है। सेवाओं की बिक्री करता है परंतु वह अपने व्यवसायों को सरकार के साथ रजिस्टर्ड नहीं करता, मतलब जीएसटी के लिए रजिस्टर्ड नहीं करता है, अर्थात टैक्स नहीं देता गवर्नमेंट को। अब शैडो अर्थव्यवस्था वह स्थिति जहाँ सरकारी अधिकारियों की पहुंच के बाहर व्यावसायिक गतिविधियां होती हैं, जैसे आइसक्रीम वाला, ठीक है, जैसे रेडी पटरी वाले, ठेले वाले, ठीक है, चाउमीन, मैगी, मोमोज, ये सब लोग, या जो आप ओला से भी छोटी छोटी जो कंपनियां होती हैं, आपने देखा होगा कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स लोग अपनी कार चलाते हैं, ठीक है, उसको रेंट पर रखते हैं, उसको रजिस्टर नहीं कराते, उसकी नेम प्लेट वाइट ही रहती है, येलो नहीं होती है। या आप जिस मकान में रेंट पे रहते होंगे तो रेंट एग्रीमेंट आपकी नज़र में होगा बट गवर्नमेंट की नज़र में नहीं होगा, इसको बोलते हैं शैडो। बिना लाइसेंस वाली टैक्सी, भोजन स्टॉल जो होते हैं सड़क किनारे, और छोटे भू निर्माण जो छोटे छोटे लोग बस्तियां अपनी बसा लेते हैं, ठीक है। इंडोनेशिया के बाद भारत में सबसे अधिक शैडो उद्यमी हैं, यानी कि इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा ऐसे लोग रहते हैं और उसके बाद इंडिया। कितनी अच्छी बात है। S-400 ट्रम्प मिसाइल प्रणाली, आपको पता है कि यूपीएससी ने अब की बार के मेंस यानी कि GS3 में इसी पे क्वेश्चन पूछ लिया है, काफ़ी डेप्थ में, है ना। हालांकि टफ क्वेश्चन था कि S-400 ट्रम्प प्रणाली कैसे विश्व के अन्य उससे वर्क करती है और उसकी बेसिक कुछ फीचर बताइए, ठीक है। ये रसिया की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। एक फैक्टर तो आपको यही मिल गया। ये लंबी दूरी की मारक क्षमता है, अमेरिका की थाट से काफ़ी बेहतर है। यही 3 पॉइंट लिख देंगे तो 4-5 नंबर आपको मिल जाएंगे, बाकी आप कहानी बना लेना। हॉकर संस्कृति क्या है? ये सिंगापुर की है, यूनेस्को हेरिटेज में इसे शामिल किया गया है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब बात आती है बुमला दर्रा। बुमला दर्रा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। ऑलरेडी हम आपको जब मैप भेजते हैं तो उन मैप में कई बार हमने आपको इन दर्रों की लोकेशन वाली पिक्चर्स भेजी हैं, या फिर आपके पास ज्योग्राफी की कोई बेसिक बुक होगी तो वहाँ से दर्रों को एक जगह लिस्ट कर लेना, या तो मैं तो आपको मैप में भेज ही दूंगा और उनको डेली रिवाइज करना। जैसे बुमला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, भारत चीन की सीमा के पास है। अन्य दर्रे कौन कौन से हैं तो आप देख लो, सेला दर्रा है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। दिबांग घाटी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्पीति घाटी कहाँ पे, दिबांग घाटी कहाँ पे, लोहित कहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 5G तकनीक के बारे में आप रोज सुनते होंगे 5G 4G 5G 4G। देखो 5G 4G का इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है जनरेशन, यानी कि पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, और ये जितना आगे बढ़ेंगे उसका मतलब होता है कि अपग्रेड करना अपने आप को। जो 1G था, 2G था, 3G था, इनमें अपग्रेड होता गया, तब जाके 5G बना। अब क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा कभी तो ये पूछ सकता है कि 5G और 4G में क्या डिफरेंस है। जैसे यूपीएससी ने पूछा ना वाईफाई और ब्लूटूथ में क्या डिफरेंस होता है, तो उसी तरीके से इस पे पूछेगा। तो बेसिक पता हो कि 5G नेटवर्क मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम यानी कि 30 से 300 गीगाहर्ट्ज में काम करता है। 20 Gbps की स्पीड देता है। Gbps का मतलब होता है 20 GB पर सेकेंड। जैसे आप पढ़ते होंगे ना Mbps, Mbps का मतलब होता है इतने MB पर सेकेंड की स्पीड, ठीक है। जबकि 4G में 1 GB की स्पीड, अर्थात 5G 20 GB देता है और 4G 1 GB, अर्थात 1 सेकेंड में हम 1 GB डाटा की मूवी स्टोर कर सकते हैं। उसी तरीके से 1 सेकेंड में 5G नेटवर्क पे हम 20 GB की पिक्चर्स डाउनलोड कर सकते हैं। डाउन लिंक कितनी है? 20 Gbs, अप लिंक कितनी है? 10 GB। ये आपसे नहीं पूछेगा। इंपॉर्टेंट क्या है?
कि 5G मुख्य रूप से 3 बैंड पे काम करता है, ये आपको क्वेश्चन नहीं पूछना है। इंपॉर्टेंट ये भी है कि कमियां क्या क्या हैं, मतलब 4G और 5G में। तो कमियां यही है कि 5G टेक्नोलॉजी से डेटा का ट्रांसफ़र अधिक दूरी तक नहीं हो सकता, यानी कि ज़्यादा लंबी दूरी तक हम डेटा को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। दूसरा, 4G फ़ोन में उपयोगी नहीं है, नया फ़ोन लेना पड़ेगा। बस इतनी बातें आपसे क्वेश्चन पूछेगा। क्या क्या उपयोग हो सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में, बिग डेटा में, एज कंप्यूटिंग में आदि सहायक है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, आपने एक देखा होगा, आपके पास वन ड्राइव होगी, लैपटॉप अगर जिनके पास होगा, या आपके पास मोबाइल में गूगल का फोटोज़ होता है, ठीक है, और उसमें एक चीज़ और देते हैं, सिंक करना। सिंक करना वास्तव में एक तरीके का क्लाउड कंप्यूटिंग का ही एक पार्ट है, ठीक है। यूएसए, साउथ कोरिया, जापान, चाइना में 5G शुरू हो गया है। आपने कई बार विवाद सुना होगा करंट अफेयर्स में, हुवाई जो कंपनी है चाइना की, यूएसए ने उसको बैन कर दिया था, ठीक है, तो इसी चीज़ से संबंधित है। अब बात आता है ओपन रैन आर्किटेक्चर। ओपन रैन आर्किटेक्चर क्या है, यानी कि रैन का क्या मतलब है और ओपन का क्या मतलब है, इसको हम पढ़ें टेक्नोलॉजिकल लैंग्वेज में। इससे पहले हम सिंपल भाषा में समझते हैं कि इसका सिंपल सा मतलब क्या है। सिंपल सा मतलब ऐसे समझो, जैसे आप कभी वाईफाई लगवाएंगे या आपके पास हॉट स्पॉट होगा मोबाइल में, ठीक है, तो आपने जब अपना डेटा ऑन किया तो वही व्यक्ति हॉट स्पॉट से लिंक कर पाएगा जिसको आपने पासवर्ड दे रखा है, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है कि जब आप कभी ट्रेन में जाते होंगे या जब कभी ऐसी बस में जाते होंगे जहाँ पे वाईफाई की सुविधा फ्री होती है, तो ट्रेन और वो लोग क्या करते हैं, वो सब लोग तो पासवर्ड मांगेंगे नहीं आके। वो नॉर्मल होता है कि जो भी उस बस में चढ़ेगा, ट्रेन में चढ़ेगा, उसको वाईफाई का एक्सेस ऑटोमेटिक मिल जाएगा। वो जो एक्सेस मिलता है वो एक तरीके का ओपन रैन आर्किटेक्चर ही होता है, ठीक है। जो एक्सेस नहीं मिलता है वो क्लोज रैन आर्किटेक्चर होता है। बस इतना ही यहाँ पे समझना है, बाकी आप यहाँ पे समझेंगे तो तुरंत चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। अब देखो रैन क्या है। रैन है रेडियो एक्सेस नेटवर्क। रेडियो का मतलब यही जो तरंगे दूर संचार की प्रणाली होती है, इनको एक्सेस करना। और एक बात बताएं, जो हमारा जो हमारा टेलीफोन चलता है, मोबाइल चलता है, ये रेडियो वेव्स पे चलता है, ठीक है, तो उसी चीज़ से संबंधित है। रेडियो एक्सेस नेटवर्क ये दूर संचार प्रणाली का हिस्सा है जो रेडियो कनेक्शन के माध्यम से एक नेटवर्क के अन्य भागों में विशिष्ट उपकरणों को जोड़ता है। आपने देखा होगा कि कई घरों में लोगों के छत पे वाईफाई न लग के एंटीना लगा होता है और एक वाइट कलर का ऐसे डूडल टाइप का टंगा होता है, वो एक तरीके का रेडियो ही होता है। या किसी बैंक में आप जाएंगे या किसी डिश वाली दुकान में जाएंगे तो बड़े बड़े एंटीना होते हैं, वो एक तरीके के यही चीज़ होते हैं, ठीक है। रैन जो कि विभिन्न उपकरणों जैसे मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, किसी भी रिमोट आधारित मशीनों में होता है, मुख्य नेटवर्क के साथ कनेक्शन प्रदान करता है, वही हॉटस्पॉट की तरह। पारंपरिक रैन में प्रयुक्त होने वाली सभी उपकरण एक ही आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान किए जाएंगे, जैसे हार्डवेयर, रेडियो एंड सॉफ्टवेयर। इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछेगा, ठीक है। आगे का देख लेते हैं क्या दिया है यहाँ पे। ओपन रैन कोई तकनीक नहीं है बल्कि मोबाइल नेटवर्क आर्किटेक्चर में एक निरंतर बदलाव है, यानी कि अपडेट वर्जन है, जो विभिन्न प्रकार के वेंडर्स का मतलब जो कस्टमर होते हैं के माध्यम से उपकेंद्रों का उपयोग कर नेटवर्क स्थापित करने की परमिशन देता है। काफ़ी लाभकारी है। ओरैन में यानी कि ओपन रैन में एक ओपन मल्टी वेंडर आर्किटेक्चर है जो मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने के लिए एकल विक्रेता स्वामित्व आर्किटेक्चर के विपरीत है। अर्थात एकल जो हॉट स्पॉट का सिस्टम है उसके जस्ट अपोजिट है, यानी कि उसमें क्या होता है केवल एक इंडिविजुअल काम कर सकता है, इसमें कई सारे लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। ओपन रैन विभिन्न कंपनियों द्वारा निर्मित हार्डवेयर को एक साथ संचालित करने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है। ओपन रैन की मुख्य धारणा रैन में विभिन्न उपकेंद्रों लाइक रेडियो, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के मध्य प्रोटोकॉल और इंटरफेस को खोलना है। बस इतनी बेसिक चीज़ें हैं, आपको बेसिक बस पता है उतना हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला आता है कैंसर। कई बार आपने लोगों के बारे में सुना होगा कि उसको ये कैंसर है, उसको ये कैंसर है। कैंसर क्यों होता है, क्यों नहीं होता है, इसके बारे में कुछ भी ज़्यादा क्लियर नहीं है, बट इतना ही माना जाता है कि कई बीमारियों का एक बड़ा समूह होता है जिसकी शुरुआत शरीर के किसी भी भाग, अंग या ऊतक में हो सकती है। अर्थात ह्यूमन बॉडी के किसी भी पार्ट में कैंसर हो सकता है। ऐसा नहीं कि किसी के केवल मुंह में कैंसर होगा। आपने सुना होगा कि कई सारी महिलाओं के स्तन में कैंसर होता है, प्राइवेट पार्ट्स में कैंसर होता है, कई लोगों के बॉडी के किसी भी पार्ट में कैंसर हो सकता है। तो ये कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है, ठीक है। इसमें होता क्या है नॉर्मली, इसमें होता ये है कि असामान्य कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़कर शरीर के आसपास के हिस्सों पर आक्रमण करती हैं,
जिस कारण वो अपनी सीमा से परे जाकर विस्तार करते हैं, फलता पीड़ित की मौत हो जाती है। अर्थात एक तरीके से आप ऐसे समझो, जैसे हॉलीवुड मूवी में आपने भूत वाली मूवियाँ देखी होंगी, तो उसमें नहीं देखते हैं कि कैसे उसकी बॉडी बिल्कुल अंदर से हाथ निकलते रहते हैं, पूरी मसल सब कुछ निकलता रहता है, तो दैट्स बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। तो उससे आदमी की मौत हो जाती है। ये एक गैर संचारी रोग है, अर्थात अगर कोई कैंसर पीड़ित आपके बगल में बैठा है तो जरूरी नहीं कि आपको कैंसर होगा ही, है ना। कोविड-19 की तरह नहीं है कि उसके बगल में बैठ गए तो आपको कोविड-19 हो गया, ठीक है। तो ये गैर संचारी है। वैश्विक स्तर पर मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण कैंसर ही है, अर्थात वर्ल्ड लेवल पे अगर लोग सबसे ज़्यादा मरते हैं किसी एक बीमारी से तो उसमें दूसरा नंबर कैंसर का है। कैंसर के प्रमुख कारकों को नियंत्रित कर 30 से 50% मौतों को रोका जा सकता है, अर्थात जो कारक हैं अगर उनको हम ब्रेक कर दें, जैसे आपने देखा होगा लोगों का ऑपरेशन होता है उतनी ही जगह का, तो लोगों की मौत बच जाती है। प्रमुख कैंसर जोखिम कारक में कौन कौन से, जैसे लोग तंबाकू, शराब, आहार, पराबैंगनी विकिरण का संपर्क, प्रदूषण आदि शामिल है। लेकिन एक बात बता दें, कई बार ये कॉजेज न होने के बावजूद भी कई लोगों में कैंसर हो जाता है, अर्थात ये नॉर्मल कॉजेज हैं। आप अगर तंबाकू नहीं खाते हैं, शराब नहीं पीते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कैंसर कभी नहीं होगा, हो भी सकता है, ठीक है, लेकिन होना वैसे ये जरूरी है। कैंसर के लिए उपलब्ध उपचार में सर्जरी है, कैंसर की दवाएं हैं, रेडियोथेरेपी है आदि इसमें शामिल हैं। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एस्ट्रोसैट क्या है? एस्ट्रोसैट भारत का पहला मल्टी वेव लेंथ स्पेस सैटेलाइट है। मल्टी वेव लेंथ का मतलब काफ़ी सारी वेव्स को एक साथ ये रेगुलेट करता है और उसके माध्यम से हमारी अर्थ को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। भारत का मतलब इसरो का, तो आपसे क्वेश्चन दे सकता है कि एस्ट्रोसैट क्या नासा का मल्टी वेव लेंथ स्पेस सैटेलाइट है, तो आप कहेंगे नहीं, इसरो का, ठीक है। एडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? इसे यूएनईपी के द्वारा। यूएनईपी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि ये यूएनडीपी का है। यूएनडीपी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो एडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट का मतलब है किससे? यूएनईपी से। अनुकूलन क्या होता है, इसका क्या मतलब है, ऑलरेडी आपने एनवायरनमेंट में पढ़ा है, ठीक है। वहाँ पे आपको हमने बहुत ही एग्जाम्पल के साथ बताया था, तो यहाँ टाइम क्यों वेस्ट करें। यूएनईपी और कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट, इन्वेस्ट इनटू हेल्थी प्लेनेट रिपोर्ट। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब बात आती है कार्बन पृथक्करण के बारे में, यानी कि कार्बन सीक्वेंसिंग के बारे में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पौधों, मिट्टी, भूगर्भिक संरचनाओं और महासागर में कार्बन का दीर्घकालिक भंडारण होता है। आपको पता है कि हमारे यहाँ जो महासागर है, जो पेड़ पौधे हैं, वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ठीक है। तो उनका जो स्टोरेज हो जाता है, उसी को किस तरीके से हमें अलग अलग करना है ताकि डिस्टरबेंस ना आए एनवायरनमेंट में, उसी को बोलते हैं कार्बन पृथक्करण, ठीक है। ये कृत्रिम व प्राकृतिक दोनों प्रकार से संचालित होता है, यानी कि मैनमेड भी है और नेचुरल भी। फैक्ट के रूप में याद कर लीजिए कि भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है, ठीक है। भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक स्थापित किया भारत में 21 प्रकार से। लो, मैंने तो इसमें कहीं लिखा ही नहीं है कि भारत में पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ पे स्थापित किया गया है। मैं भी, मुझे जहाँ तक पता है शायद भोपाल है, ठीक है। आप इसको लिख लीजिएगा, भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ पे? भोपाल में, ठीक है। भारत में 21 प्रकारों में इसको वर्गीकृत किया गया है, ई कचरे को, ई वेस्ट को लेकर। पर्यावरण में सहायक सेवाओं के अंतर्गत पोषक तत्व आते हैं, रिसाइकलिंग आती है, मृदा निर्माण आता है, ठीक है। इससे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब बात आती है आर्कटिक से सीमांकित क्षेत्र, मतलब कौन कौन से ऐसे देश हैं या कौन कौन से ऐसे प्लेस हैं जो आर्कटिक सी से टच होते हैं। आपको पता हो, ये हमारी पृथ्वी होती है, ठीक है। बीच में जो ये होती है हमारी भूमध्य रेखा होती है, इसके ऊपर कर्क रेखा होती है, ये हमारी मकर रेखा होती है। ये जो ऊपर का पार्ट है, ये एक तरीके का कहलाता है क्या? जो बर्फ से ढका होता है, आर्कटिक। ये जो नीचे का पार्ट होता है, जो बर्फ से ढका होता है, इसको बोलते हैं अंटार्कटिका। बड़ा वर्ड है तो बड़ा वर्ड हमेशा नीचे होगा, छोटा वर्ड जो हल्का होगा वो ऊपर होगा। अब आप बताओ, जब ऊपर आर्कटिक है तो यहीं आप हमेशा मैप में क्या देखते होंगे कि ये एक तरीके का आपका यूएसए यहाँ पे मिलता है, ठीक है। यहीं पे आपको ग्रीनलैंड वगैरह मिलेगा, फिनलैंड मिलेगा, है ना। ऊपर ही कनाडा आपको मिलेगा। यूएसए कैसे लगता है? क्योंकि यूएसए का जो इधर का थोड़ा सा पोर्शन है ना, अलास्का का, वो टच करता है, ठीक। तो ऐसे आपको मिल जाएगा यहाँ पे रसिया वगैरह, बस यही आपको याद रखने हैं। अलास्का है, कनाडा है, अलास्का का मतलब यूएसए, कनाडा है, फिनलैंड है, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे,
स्वीडन और रसिया, यानी कि टोटल 8 कंट्रीज के मेंबर हैं। अब ध्यान देना, यूके इसका मेंबर नहीं है, यूनाइटेड किंगडम। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड किंगडम तो अटलांटिक से टच होता है, वो कभी भी ऊपर टच नहीं करता है। एक और बात, इंडिया भी इसका मेंबर नहीं है, ठीक, रसिया है। बस इतनी बातें याद रखना है। रतले पन बिजली परियोजना, रतले कहाँ पे बनाई जा रही है? चिनाब नदी पे, जो कि जम्मू कश्मीर के पास है। अब चिनाब नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है? यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरी को लेके, तो आपको पता होना चाहिए। चिनाब नदी भारत पाकिस्तान के मध्य बहने वाली प्रमुख नदी है। इसका उद्गम हिमाचल के लाहुल एवं स्पीति जिले में ऊपरी हिमालय के बारालाचा दर्रे के पास से होता है। अभी आपने पढ़ा था, है ना, सेला दर्रा, है ना, तो उसी तरीके से बारालाचा दर्रा कहाँ पे है? जम्मू क्षेत्र से प्रवाहित होती है, चंद्र एवं भागा के मिलने से बनती है। चंद्र भागा जिसको हम बड़े नाम से जानते हैं, वास्तव में 2 छोटी छोटी नदियां हैं, ठीक। अगला आर्टिकल है हमारा असमानता वायरस रिपोर्ट, यानी कि द इनइक्वलिटी वायरस रिपोर्ट। किसके द्वारा जारी किया गया? ऑक्सफोम इंटरनेशनल के द्वारा। ऑक्सफोम इंटरनेशनल इंडिया को लेकर भी इनइक्वलिटी रिपोर्ट जारी करती है, पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जल्लीकट्टू क्या है? जल्लीकट्टू बैलों को वश में करने का खेल है, तमिलनाडु राज्य का। ऐसे ही कर्नाटक का है कंबाला। बस 2 बातें याद रखना कि कंबाला कहाँ का है? कर्नाटक का। जल्लीकट्टू कहाँ का है? आपका तमिलनाडु का। अस्मी क्या है? अस्मी एक तरीके की पहली स्वदेशी पिस्टल है, मैंने आपको लास्ट आर्टिकल में ही बताया था, ये रिपीट हो गया। तिरुवल्लुवर, तिरुवल्लुवर कौन है? आप जब भी एंसेंट इंडिया पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप संगम युग पढ़ते हैं, ठीक है, जिसको अगस्त्य ऋषि ने संपादित किया था और पांड्य राजवंशों ने संरक्षण दिया था, जिसमें एक ग्रंथ आता है शिल्पाधिकारम, मणि मैथिले, ये कई सारे ग्रंथ आते हैं। तो उन्हीं में से एक व्यक्ति हैं तिरुवल्लुवर। ये एक तमिल कवि संत थे। इनके बारे में अभी तक ये नहीं डिसाइड हो पाया कि ये संगम युग के टाइम पीरियड के थे या उससे पहले के थे, अर्थात इनकी कोई कालावधि निश्चित नहीं है, ठीक है। सामान्यतः जैन धर्म से संबंधित माने जाते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किंतु कई बार हिंदू धर्म से भी लोग इनको रिलेट कर देते हैं। क्या ये जाति व्यवस्था को मानते थे? तो नहीं। संगम साहित्य में तिरुकुलल या कहें कुराल की रचना इन्होंने ही की थी, जो वास्तव में 3 पार्ट में विभाजित है, जैसे आराम, पोरुल एंड कामम। जैसे आप लोग जब भारत के बारे में जब पढ़ते हैं तो भारत के बारे में आप हमेशा गुणों के बारे में जब पढ़ेंगे तो क्या पढ़ते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ठीक है। इस पे बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, स्मृतियां लिखी गई। तो उसी तरह इन्होंने तिरुकुरल को जब लिखा या कहें कुरल को लिखा तो उसको 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया। जैसे गीता है ना, कर्म योग और ज्ञान योग और भक्ति योग में डिवाइड, तो उसी तरीके से ये भी है। इसमें कामम यानी कि प्रेम के बारे में, ईश्वर से प्रेम, पोरुल यानी कि सरकार और समाज कैसा होना चाहिए, आराम यानी कि सद्गुण कैसा होना चाहिए, लोगों के अंदर नैतिक शिक्षा के लिए आराम है, ठीक है। नाकी या नगदी या नकटी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? बिहार राज्य में। मतलब आप नागी बोल सकते हो, नकदी बोल सकते हो, नकटी बोल सकते हो, जो भी आपको लगे। अन्य बिहार में कौन कौन से नेशनल पार्क या संरक्षित क्षेत्र हैं? गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य, कांवर झील और कुशेवर आस्थान पक्षी अभ्यारण्य। आपको पता होना चाहिए कांवर झील जो है इसको रामसर साइट में शामिल किया गया है, ठीक है। गावी गंगाधरेश्वर मंदिर, ये कहाँ पे? कर्नाटक राज्य में, भगवान शिव को समर्पित है, नहीं पूछेगा। सेमेरू ज्वालामुखी कहाँ पे? द ग्रेट माउंटेन कहते हैं, इंडोनेशिया का सक्रिय ज्वालामुखी है। और भी इंडोनेशिया में जो जो ज्वालामुखी हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ क्या है? देखो, पश्चिमी विक्षोभ को समझते हैं। पश्चिमी विक्षोभ एक तरीके से ऐसा समझो, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और ये तो हमारा मान लो यूएसए का रीजन हो गया, ठीक है, ये हमारा यूएसए का रीजन हो गया, यहाँ पे ये एक तरीके का यूरोप हो गया और ये हमारा अफ्रीका हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हमने ये बना दिया, ये हमारा इंडिया हो गया, ठीक है, ऐसे करके ये यूरोप, ठीक। यहाँ पे जो भूमध्य सागर है, यहाँ से कई बार हवाएं चलती हैं और ये सीधे इस तरफ को चलती हैं, भारत की ओर। क्यों चलती हैं? क्योंकि आपको पता होना चाहिए भारत में उस समय सर्दी होती है, ठीक, यानी कि यहाँ पे हाई प्रेशर का क्षेत्र होता है और यहाँ पे धूप होती तो लो प्रेशर होती है। तो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर जब हवाएं चलती हैं तो वो कई बार अपने साथ बारिश लेकर आती हैं और ये बारिश कई बार बर्फबारी और शीत ऋतु के टाइप में काम करती है। जैसे इस समय का आप जो मौसम देख रहे हैं या इस समय इंडिया के नॉर्थ रीजन में जितनी भी बारिश हो रही है उसका मेन रीजन है पश्चिमी विक्षोभ। और आप देखेंगे कि इसमें अफगानिस्तान भी जमा हुआ है, पाकिस्तान भी जमा हुआ है, यहाँ तक कि यूएसए भी जमा हुआ है।
अब यूएसए में भूमध्य सागर से संबंध नहीं है, उसका संबंध अलास्का रीजन से आ जाता है, ठीक है। तो इंडिया में जो बारिश होती है या पश्चिमी विक्षोभ जो भी आता है उसका मेन रीजन है भूमध्य सागर। कई बार क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है कि कैस्पियन है क्या, तो नहीं, भूमध्य सागर है, ठीक है। इसको बहिरूष्ण उष्णकटिबंधीय तूफान कहते हैं। अब इस वर्ड को समझ लो। वैसे मैंने आपको ज्योग्राफी जो पढ़ाई है वहाँ पे 3D मैपिंग के जरिए आपको बता दिया है, बट यहाँ पे फिर भी समझ लो। देखो, ये पृथ्वी होती है, ये हमारा बीच का भूमध्य रेखा होती है, ये हमारी कर्क रेखा होती है, ये हमारी मकर रेखा होती है। इन दोनों के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय। लेकिन जो भूमध्य सागर का रीजन है वो उष्णकटिबंधीय से ऊपर है, यानी कि इस रेखा को पार कर जाता है, इसलिए हम कहते हैं बहिरूष्णकटिबंधीय, यानी कि बाहर का उष्ण। बस इतना ही समझना था। तो अब देख लो, ये भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाला बहिरूष्णकटिबंधीय तूफान है। ये निम्न दबाव का क्षेत्र है तथा उत्तर पश्चिम भारत में, उत्तर पश्चिम भारत का मतलब ये जैसे मान लो हमारा इंडिया है, यहाँ पे रीजन में अचानक वर्षा, बर्फबारी और कोहरे के लिए जिम्मेदार होता है। इसलिए आप देखिएगा शिमला, हिमाचल, यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रही, बर्फबारी हो रही, इसी चीज़ के लिए। इसकी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। वेस्ट मतलब यहाँ से यहाँ पे ईस्ट की ओर, ठीक है। आप जब मैप बनाते हैं तो आप क्या पढ़ते हैं कि ये हमारा ईस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये वेस्ट होता है, ये साउथ होता है, तो ये वेस्ट टू ईस्ट होता है, यानी कि भूमध्य सागर से एक तरीके का हम कह सकते हैं हिंद महासागर की ओर चलता है। ये हाई एल्टीट्यूड पर पूर्व की ओर चलने वाली वर्टिकल जेट धाराओं के साथ यात्रा करते हैं। जेट धाराएं क्या होती हैं, मैंने ऑलरेडी आपको ज्योग्राफी की क्लास में जब एल नीनो और ला नीनो के बारे में पढ़ाया था तो वहाँ डिटेल में बताया था, आप उनको देख सकते हैं। विक्षोभ का अर्थ कम हवा वाले दबाव का क्षेत्र है, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ इसीलिए कहते हैं। चूंकि पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से बाहर होती है, इसलिए इसे बहिरूष्णकटिबंधीय शब्द का उपयोग किया जाता है। पश्चिमी विक्षोभ का संबंध उत्तरी भारत में वर्षा, बर्फबारी और कोहरे से जुड़ा हुआ है। कई बार क्वेश्चन आपको घुमा के देता है। कैसे? आपको दे देगा कि यह चक्रवात उत्तरी भारत में वर्षा, बर्फबारी और कोहरा उत्पन्न करते हैं। सर्दियों से यहाँ पे काफी ज्यादा मानसून परिवर्तित हो जाता है। निम्न में से कौन? उष्णकटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात या पश्चिमी विक्षोभ? एक ही चीज मतलब तब बता दोगे कि भाई पश्चिमी विक्षोभ की बात कर रहे हो। सर्दियों में होने वाली वर्षा और मानसून पूर्व वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, जो उत्तरी महाद्वीप में रबी की फसल। अब आप लोग क्या करना, ये चेक करना, कमेंट बॉक्स में बताना कि रबी की फसल में कौन कौन सी चीजें आती हैं, खरीफ की फसल में कौन सी आती हैं, जायद की फसल में कौन सी आती हैं, ठीक है। गेहूं वगैरह आप हमेशा रबी की फसल में पढ़ते हैं और इस समय गेहूं की खेती वगैरह है, तो उसी से संबंधित है, के लिए विकास के लिए होती हैं। पश्चिमी विक्षोभ हमेशा अच्छे मौसम के सूचक नहीं होते, मतलब जरूरी नहीं कि अच्छे मौसम की बात करते हो। कई बार आपने देखा होगा बाढ़ आती है, भूस्खलन आता है। भूस्खलन का मतलब पहाड़ों में लैंडस्लाइड हो जाती है, ओलावृष्टि होती है, बर्फबारियाँ गिरती हैं, व धूल भरी आंधियाँ भी कई बार लाते हैं, जैसे सऊदी अरब वगैरह में धूल भरी आंधियाँ भी चलती हैं, ठीक है। इंडियन स्टार टॉर्टोइस ये IUCN में वल्नरेबल है, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। बात आती है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, इंपॉर्टेंट है, मैपिंग में भी मैंने आपको भेजा होगा, नहीं भेजा तो भेजेंगे कभी। बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में कर्नाटक राज्य में है। ये 2 जिलों में विस्तृत है। ये 2 जिला मैंने वर्ड क्यों लिखा, क्योंकि यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन राजस्थान के नेशनल पार्क को लेकर पूछा था कि डेजर्ट नेशनल पार्क 2 जिलों में है, 1 जिलों में, तो ये पता होना चाहिए 2 जिलों में है। 3 राज्यों के ट्राई जंक्शन पे पड़ता है, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरल। जैसे आप ये जब मैप देखेंगे ऐसे करके, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आप तमिलनाडु का रीजन देखते हैं और यहाँ पे केरल का देखते हैं और ऊपर एक कर्नाटक का देखते हैं, तो यहीं पे पड़ता है बांदीपुर, ठीक है। ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे, केरला में, ठीक। ये उत्तर में काबिनी व दक्षिण में मोपार नदी के मध्य स्थित है। आपसे क्वेश्चन यहाँ पे घुमा सकता है कि कावेरी नदी के मध्य स्थित है, या आपको दे सकता है कृष्णा नदी। तो ये बड़ी नदियों के मध्य कभी भी बड़े नेशनल पार्क जो हम सुनते हैं वो नहीं होते हैं, ठीक है, ये मानकर चलना। अन्य कर्नाटक के कौन कौन से रिजर्व हैं, जैसे भद्रा, नागरहोल, डंडेली अंसी, बिलगिरी। डंडेली अंसी पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, ठीक है। कुद्रेमुख एंड बनेरघट्टा, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है गुरु गोविंद सिंह के बारे में। काफ़ी बात चर्चा में रहे हैं और इस समय तो पर्व ही चल रहे हैं सिखों के जितने भी गुरु हैं। आज ही मोदी जी ने, आपको पता है, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की बात की है ना, कि जो उस समय नौनिहाल थे उनके जो कुर्बानी उन्होंने दी थी, तो उसी से संबंधित तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है सिख धर्म। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी कि पंजाब में चुनाव है, तो गुरु गोविंद हो या
पूरा का पूरा सिख धर्म हो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। अपने पिता गुरु तेग बहादुर 9वें सिख गुरु के बाद 10वें गुरु बने। आपको पता है कि गुरु गोविंद सिंह एक तो 10वें गुरु हैं और अंतिम गुरु भी हैं। इनके बाद गुरु परंपरा को समाप्त कर दिया गया और गुरु ग्रंथ साहिब को ही सब कुछ मान लिया गया। 1708 में इनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि 1707 औरंगजेब के बाद। पगड़ी की इन्होंने शुरुआत की थी 5 ककार, 5 के आप सुनते हैं ना, केस, कंघा, कड़ा, कच्छा, कृपाण। ठीक है, उसकी इन्होंने बात की। गुरु ग्रंथ साहिब को अगला गुरु घोषित किया। साहित्यिक योगदान की अगर हम बात करें तो जाप साहिब, बेती चौपाई, अमृत सवाई, जफरनामा जो कि औरंगजेब को लिखा गया पत्र था, इन्होंने ही लिखा था। बस आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मे भी इंटरव्यू में आपसे अगर हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो जफरनामा के बारे में बेसिक पूछ सकता है कि जफरनामा क्या था, तो आप बता सकते हैं कि गुरु गोविंद सिंह के द्वारा औरंगजेब को लिखा गया एक पत्र था। अब बात आती है भारत की प्रमुख बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। काफ़ी सारी बैलिस्टिक मिसाइल है भारत की, जैसे सौर्य, ब्रह्मोस, पृथ्वी और अग्नि। ठीक है, मिसाइल वैसे 2 टाइप की होती हैं, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। जब किसी प्रक्षेपास्त्र के साथ दिशा बताने वाला यंत्र लगा दिया जाता है तो हम कहते हैं कि वो बैलिस्टिक मिसाइल है। और इसकी खास बात क्या है, ये सीधे ऊपर जाती है और फिर अचानक से तेजी नीचे आती है। मतलब इसका जो प्रक्षेप वक्र है, जब आप पढ़ेंगे स्टैटिक्स जब आप पढ़ते हैं या डायरेक्शन ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं तो वहाँ पे इस मैप का उपयोग किया जाता है। या जब आप लोगों ने मैपिंग कभी की होगी तो उसमें एक ऐसा प्रक्षेप वक्र मिलता होगा, ठीक है, और एक ऐसा करके ऐसा मिलता होगा। कई बार आप लोग क्रिकेट में देखते होंगे ऐसा मैप, ठीक है। तो वो वास्तव में यही चीज़ है कि ये ऊपर जाके अचानक से नीचे आती है और बिल्कुल समानांतर चलने लगती है। इसी को बोलते हैं बैलिस्टिक। क्रूज में क्या है कि वो एक बार ऐसे ऊपर जाएगी वलय आकार में, ठीक है। ये ऊपर जाने के बाद तेजी से नीचे आती है, गुरुत्वाकर्षण नियम का पालन करती है। बस इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। सा क्या है? सा मतलब अमित शाह नहीं, सा का मतलब है कि स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, यानी कि एक तरीके का स्वदेशी बम है। किसने विकसित किया है? डीआरडीओ ने, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। रुद्रम क्या है? ये भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। आप जानते हो ये क्वेश्चन कहाँ से लिए गए? जब 26 जनवरी की परेड होती है ना, तो उस समय जो झांकियाँ निकलती हैं, जो भी, वहाँ से हम लोग ये क्वेश्चन अब्स्ट्रैक्ट किए हैं कि रुद्रम निकली थी, है ना, आपका शाह निकला था। तो ये क्या चीज़ें हैं तो पता होनी चाहिए। जैसे पिनाका आप हमेशा पढ़ते होंगे, मल्टी जो बैरल रेंज से संबंधित मिसाइल है, 12 का जो पैकेज होता है, एक तरीके का पटाखों वालों की तरह। रीसा त्रिपुरा राज्य का पारंपरिक परिधान है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रीसा क्या है? तो त्रिपुरा राज्य का पारंपरिक परिधान नारियों के द्वारा ऊपरी तन को ढकने में उपयोग किया जाता है, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि नारियां ऊपर जो वस्त्र पहनती हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं रीसा। 3 नामों में प्रचलित है, रीसा, रिगिनपी एंड रिकितु। बस आपसे नहीं पूछेगा। गरिया पूजा ये त्रिपुरा राज्य की है और गरिया नृत्य भी यहीं का है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बात और याद रखना कि यहीं के एक ट्राइब है, कौन सी? रियांग, या कहें ब्रू कम्युनिटी, त्रिपुरा की ही है। अब बात आती पद्म पुरस्कार। देखो मैं यहाँ पे एक बात बता दूं, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये नोट्स मैंने अभी नहीं बनाए। ये नोट्स उन बच्चों ने जब 2021 का प्रीलिम दे रहे थे तभी का है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे एक क्वेश्चन डायरेक्ट आया था भारत रत्न के बारे में, और मैंने जो पॉइंट इसमें डाला था वही आया। मतलब मैंने नोट्स अपडेट नहीं किया है। आप देख सकते हैं कि करंट का नोट्स हमारा कितना अच्छा है कि उसी लाइन पे क्वेश्चन आएगा, फालतू नहीं आएगा। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को घोषणा की जाती है। 1954 में इनको स्थापित किया गया था। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। यह पुरस्कार उन सभी क्षेत्रों की गतिविधियों या विषयों में उपलब्धियों को सम्मानित करने का प्रयास करता है जिसमें सार्वजनिक सेवा का भाव शामिल होता है। बस आपको पढ़ना है। 3 श्रेणियों में इसे वर्गीकृत किया जाता है। एक तो है पद्म विभूषण, एक है पद्म भूषण और एक है पद्म श्री। पहले मैं समझता था पद्म श्री सबसे बड़ा होता है, ठीक है, और जबकि इनका यही क्रम है। पद्म विभूषण सबसे बड़ा है, फिर पद्म भूषण है और फिर पद्म श्री है। पद्म विभूषण किसे दिया जाता है? जो असाधारण और विशिष्ट सेवा में काम करते हैं। पद्म भूषण किसे दिया जाता है? उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए। और पद्म श्री किसी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए, ठीक है। आपको नाम नहीं याद रखने किसको मिले किसको नहीं। भारत रत्न देश का ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ये मानव सेवा के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा सर्वोच्च प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को रिकमेंड किया जाता है, सिफारिश की जाती है कि आप इस व्यक्ति को भारत रत्न दें। और इम्पोर्टेंट बात है, 1 वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। और आप देखेंगे
कि भारत में नॉर्मली एक साथ 2 लोगों को भारत रत्न दिया जाता है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी और मदन मोहन मालवीय जी, है ना, एक साथ दिया गया। तो यही चीज़ है यहाँ पे, और यूपीएससी ने यहीं पे क्वेश्चन घुमाया था कि 5 लोगों को, और अगर आप यही एलिमिनेट कर देते 3 और 5 का, आंसर आपका आ जाता। कान्हा टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में है, 2 जिलों में विस्तृत है। अन्य मध्य प्रदेश के कौन कौन से आरक्षित क्षेत्र हैं, इनकी लिस्ट बना लिया करिए। नोट्स के अलावा भी इनकी एक लिस्ट बना के अपनी मेज के सामने लिस्ट कर लिया करिए, ताकि बार बार आपको देखने में याद हो जाए, रट्टा नहीं मारना है। संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व एंड बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ठीक है। पेंच टाइगर रिजर्व, पेंच महाराष्ट्र में भी पढ़ा था, मैंने आपको बताया था, दोनों सीमा में लगते हैं। फिर बात आती प्रगति के बारे में, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रगति क्या है, और आप लोगों को पता होना चाहिए, जब आप टीवीएफ सीरीज देखते हैं तो उसमें प्रगति नाम भी आता है, ठीक है। प्रगति का मतलब है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए एक ऐसा कोई पोर्टल होगा, ठीक है। केंद्र व राज्य दोनों सरकारें इसमें शामिल हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे स्वयं पे पूछा है तो बता देना, ठीक है। चलिए फिर बात आती बजट के बारे में। बजट के बारे में वैसे तो बेसिक आपको फरवरी वाले आर्टिकल में मिलेगा, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे सीख लें कि आज़ादी के बाद पहला अवसर जब केंद्रीय बजट को कागज पर प्रकाशित नहीं किया जाएगा, पूर्णतः पेपरलेस होगा। यानी कि 2021 का जो बजट था, अभी 2022 चल रहा है, 2022 का भी बजट आना है तो उस पर भी हम पढ़ेंगे, बट 2021 की खास बात थी कि पूर्णतः पेपरलेस था, और जो इकोनॉमिक सर्वे था वो भी पूर्णतः पेपरलेस था, मतलब डिजिटलाइज था। खास बात कि बजट एक वार्षिक वित्तीय विवरण होता है जो वित्तीय वर्ष के दौरान अपेक्षित राजस्व और अनुमानित व्यय को दर्शाता है। अपेक्षित राजस्व का मतलब जो राजस्व प्राप्त हुआ, यानी कि सरकार को जो पैसा मिला। अनुमानित व्यय का मतलब कि सरकार को जो पैसा मिला सरकार उतना खर्च कर सकती है, यानी कि आय और व्यय का एक वर्ष के संबंध को दर्शाता है बजट, ठीक। स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर.के. सडूम शेट्टी के द्वारा जारी किया गया था, ये याद रखना। कई बार बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और लियाकत अली को मान लेते हैं, जबकि वो अंतरिम सरकार की बात थी, उस समय वो वित्त मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के वित्त मंत्री कौन थे? आर.के. सडूम शेट्टी। 1970-71 में पहली बार किसी महिला के द्वारा बजट पेश किया गया था, और वो कौन थी? इंदिरा गांधी जी, पीएम यानी कि वित्त मंत्री, ठीक है। उस समय वो दोनों थी, वित्त मंत्री भी थी और प्रधानमंत्री भी थी। कारण क्यों? क्योंकि उस समय मोरारजी देसाई को लेकर काफी विवाद हो गया था, ठीक है। गुच्छी मशरूम जम्मू कश्मीर राज्य में है, दुनिया की सबसे महंगी मशरूमों में से एक है। मशरूम का मतलब जो आप लोग खाते हैं ना, सफेद सफेद, तो वही है। कोक बोरोक दिवस, ये त्रिपुरा राज्य की मूल भाषा है, आपसे इसके अलावा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। 2021 की क्या थीम थी, मैं भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर नहीं पूछेगा तो कम से कम 2022 की थीम जो आएगी वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो 2021 की क्या थी? मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और सूचित करना, ठीक है। लास्ट आता है जेंडर पार्क, ये केरल राज्य में बनाया जा रहा है, बनाया गया है ताकि लैंगिक असमानता को दूर किया जाए। जब भी आप लैंगिक असमानता से रिलेटेड टॉपिक लिखते हैं, इनइक्वालिटी से, तो वहाँ पे जेंडर पार्क सुझाव के रूप में दे सकते हैं। प्रबुद्ध भारत क्या है? ये रामकृष्ण मिशन की मासिक पत्रिका है। मैंने आपको पिछले पार्ट में विवेकानंद के बारे में पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में विवेकानंद ने की थी, तो उसी से संबंधित है प्रबुद्ध भारत पत्रिका, ठीक है। उसका भी गठन इन्होंने किया था। और खास बात क्या है कि भारत की सबसे लंबे समय से यानी कि 125 ईयर्स से प्रकाशित होने वाली एकमात्र पत्रिका है, अर्थात अभी भी चल रही। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रबुद्ध भारत मैगजीन के संपादक कौन? तो आप बता देना, स्वामी विवेकानंद। तो इस तरीके से हमने काफ़ी डिटेल में द हिंदू न्यूज़पेपर, पीआईबी, जनसत्ता, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, बिजनेस स्टैंडर्ड, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, मतलब इन सारे आर्टिकल्स को हमने यहाँ पे कंपाइल करके आपको कवर करा दिया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये सारे के सारे आर्टिकल समझ में आ गए होंगे, अर्थात अब आपका जनवरी 2021 का करंट कंप्लीट हो गया। अब आपको कहीं से भी जनवरी 2021 का करंट नहीं पढ़ना है, इसी के आपको नोट्स बनाने हैं। ऑलरेडी हमने आपको पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी थी, टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां पे आप हमसे पीडीएफ मांग सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। अब आपको केवल इसका रिवीजन करना है। इसके जो हम एमसीक्यू बना के आपको डेली भेजेंगे, मतलब एमसीक्यू पहले क्या करेंगे, अब 10-10 करके एमसीक्यू भेजेंगे, फिर हम इनका बाद में फिर से रिवीजन करेंगे। तो बार बार एमसीक्यू के माध्यम से हम इन सारे टॉपिक को काफ़ी अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है।
तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट पार्ट या कहें कि नेक्स्ट अपने मंथ यानी कि फरवरी, यानी कि 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक के आर्टिकल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।